जो तुमको पैदा किया जब तुम उसका नहीं हो सके तो मेरा क्या होगे? ब्लड फॉर ब्लड, इजराइल, वी आर कमिंग फॉर यू। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका को ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी एयरबेस दे। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। आज इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहती है। झूठ बोल रहा है। उसकी मेन रीजन यही है कि जी हमने हर कंट्री से तकरीबन लोन उठा रखा है सिवाय भारत के। कि ये जो यहूद थे, आज वो कहता है नेतन्याहू कि मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ग्रेटर इसराइल कहाँ तक आता है एरिया? ग्रेटर इसराइल जो है पाकिस्तान का हिस्सा भी है उसके अंदर। I'm a big fan of Pakistan. Every country has an army. Pakistan, the army has a country. फौज भुट्टो ने बनाई, फौज ने भुट्टो को लटका दिया। वो ये जो मिसाइल जो भी आपने नाम लिया ये कुछ नहीं है, एक एक बंदा मिसाइल है। जो पाकिस्तानी अवाम को छेड़ेगा ना, अवाम ने तुन जाना है, उनको तुन के रख देना। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। अगर आप काम नहीं करेंगे वक्त इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइली टीवी चैनल पर डिस्कशन हो रही थी कि ईरान को बदतरीन सबक सिखाया जाएगा कि इसी दौरान सायरन की गूंज सुनाई दी। ऐलान किया गया ईरानी मिसाइल आ रहे हैं। टीवी प्रोग्राम के चारों शुरका शो छोड़कर भाग खड़े हुए। सोचते हो जहाँ पर ये बात की जाती हो कि जी इजराइल मिटा देंगे, खत्म, हर यहूदी को मिटा देंगे, इजराइल को कहीं रहने ही नहीं देंगे। ये नहीं कि सिर्फ उसी एरिया में जो फलस्तीन के साथ है, सिर्फ वहां से अगर उनको कहीं और ले जाया जाएगा ये उनको तब भी नहीं छोड़ेंगे। अगर इस किस्म की बातें करेंगे तो जाहिर है लोग जो बातें करते हैं वो तभी करते हैं अगर उनके दिल में ये बात हो कि मैं ऐसा कर भी गुजरूं। ऐसे ही नहीं कहा जाता तो फिर उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा? लोगों को यही लगेगा कि अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन जैसी आ गई, जो हमारे आपने देखा कि किस तरीके से शेख रशीद साहब कहा करते थे हमारे पास पाव के बम है और वो हम भारत में फेंक देंगे और वो मुसलमानों को कुछ नहीं कहेंगे और वो हिंदुओं को मार देंगे। तो इस किस्म की जो जाहिलों वाली बातें हमारे यहाँ, ईरान भी कोई उससे पीछे मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब वो बार बार इजराइल को इस तरह की धमकी, इजराइल को छोड़ते कोई भी कंट्री हो, अगर आप उसको बार बार ये कहेंगे कि हम आपको खत्म कर देंगे, आपके लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार देंगे, तो वो क्या करेगा? वो जाहिर है वो कहेगा भाई ये मुझे मारे से पहले मैं इसको मार दूं। कहता है नेतन्याहू कि मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ग्रेटर इसराइल कहाँ तक आता है एरिया? ग्रेटर इसराइल जो है टोटल अफगानिस्तान है, ईरान का काफी हिस्सा है, उसके अलावा लेबनान है, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी है उसके अंदर। लेबनान है, गजा तो पूरा उन्होंने ले लिया है, पैलेस्टाइन ले लिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे। वो कहता है कि मुझे बनाना है, उसके लिए उसको मुसलमानों को खत्म करना है। बाकी जो है तकरीबन 25 स्टूडेंट्स तेहरान के अंदर पकड़े गए हैं जो मुसाद इनकी वो है इसराइल की, जो रिपोर्ट करते थे इंडिया को इसराइल को। अच्छा जी, पिछले 1.5 साल में ईरान के अंदर इन्होंने सराहियत की है। इस हवाले से स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, मतलब ईरान के साथ जो तेहरान यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, लेबनान से हैं, इराक से हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के भी कुछ स्टूडेंट्स। कि ईरान जो है वो हमास चला रहा है फ़लस्तीन में, ईरान जो है हिजबुल्लाह चला रहा है लेबनान में, और ईरान ने मतलब हर जगह टांग अड़ाई हुई है। इसके अलावा वो पाकिस्तान में भी, सॉरी टू से दैट, कि वो भी फिर कवालियत जो है थोड़ी बहुत टच कर रहा है, बल्कि है सबूत है इसके। इसके अलावा जो यमन वाला हिस्सा है उसमें भी यमन, मलेशिया और हूसी बागियों को उधर भी टांग अड़ाई हुई है। अच्छा, इसके अलावा सबसे जो उनके लिए मुज़र साबित हो गया और ख़राब, वो बशारत अल-असद हुकूमत को सपोर्ट करना। मतलब है कि ईरान जो है हर जगह टांग अड़ा रहा है, प्रॉक्सीज है ना, प्रॉक्सीज है। फिर जब न्यू वर्ल्ड में जब वॉर जो है पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस हो जाए, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा हो जाता है और बहुत ही खराब हो जाता है। और ईरान जो है फिलहाल वही कर रहा है कि वॉर पॉलिटिकल भी है और रिलीजियस भी है। एक एक बंदा मिसाइल है, ठीक है। जो पाकिस्तानी अवाम को छेड़ेगा ना, अवाम ने तुन जाना है, उनको तुन के रख देना है। इसलिए ये महंगाई ने हमारे अंदर इतना बारूद भर दिया है, इतना बारूद भर दिया है कि एक भी पाकिस्तानी चल जाएगा ना उधर तो इंडिया फारोग है। इंडिया ते आप बदलन मरिया पे, इंडिया ने सानू की मारना पुत्र। असी मैनू ले जा बाड़ ते छट, हाँ एक बारी मैं पट इंडिया तबाह। आप अपने साथ बम बांध के जाएंगी? नहीं जी, मैं आप बम आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक, दुश्मनी की है तो कि पूरे हिते में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर से ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते, अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार कटाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। तो ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी कोई जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने हर कंट्री से तकरीबन लोन उठा रखा है सिवाय भारत के। भारत से भी ले ही लेते हैं अगर मोदी जी थोड़ा हमें मतलब कह देते कि हाँ ठीक है कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली जाती है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे तो इसलिए फिलहाल भारत एक ऐसी कंट्री है मेरे ख्याल है जिससे अभी तक हमने कोई लोन नहीं पकड़ा है। बाकी इधर से कुछ ना कुछ ले लेते हैं।
कभी फ्री का ऑयल और कभी लोन के ऊपर ऑयल और कभी कुछ, कभी चावल, कभी आटा, कभी क्या, तो ये सब तो हमारा चलता रहता है सिलसिला। फौज भुट्टो ने बनाई, फौज ने भुट्टो को लटका दिया। इसके बाद की हिस्ट्री देख लें, नवाज शरीफ को 3 बार जलील होकर पाकिस्तान से भागना पड़ा, इसकी इतना बेइज्जत किया। शहबाज शरीफ कोर कमांडर के कदमों में बैठा था जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, पांव पकड़ के इसने माफिया मांगी थी। बेनजीर भुट्टो को जलील किया। ये आज जरदारी जब से पक्की डील करके बैठा है आर्मी के साथ, तब से इसके बारे नहीं आ रहे, वरना 8-9 साल इसने जेल में गुजारे, खुदकुशी करने की कोशिश की थी जेल में। तो पाकिस्तान आर्मी तो यूज करके फेंक देने की एटम बम डॉक्टर कतीर ने बनाया, इसको पूरी दुनिया में चोर बना दिया। वो एक जलालत की जिंदगी गुजार के मरा अपने घर में कोने में कराची में। एज अ गर्ल आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के साथ हमारा कैसा होना चाहिए? मतलब मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो पीसफुली हमारे साथ रहे, जब तक हम नहीं चाहते कि वॉर हो, और जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, मतलब देखिए जो वॉर्स होती हैं ये बेसिकली पॉलिटिक्स के दरमियान होती हैं, मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी बयानिया पे ठीक है, और इन्होंने अपने बजट बढ़ाने के लिए सारा किया होता है, ठीक है, इनकी हर चीज प्री प्लान होती है कि वो वॉर करना चाहते हैं और वो उन्होंने अपना पीछे पूरा बैकएंड किया होता है, लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी का होता है। वो बेसिकली जो कहने की माइनॉरिटीज होती है वहाँ पे उनका नुकसान होता है कि वो एक तो जो मतलब कहने की पॉवर्टी लोग हैं, वो जो पुअर लोग हैं उन पे इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा, मतलब उनको फिर बाद में कोई पूछता नहीं है, ठीक है, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो हर चीज स्टेबल होती है, वो अपना बैकएंड रख के बैठे होते हैं, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो वो मतलब सही हुआ, आज हम क्या ज्यादा महफूज हैं, क्या हम ज्यादा प्रॉस्परस हैं? बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये आर्गुमेंट दिया करते थे कि जी अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, डिटरेंस आ गया, तो फिर हम कन्वेंशनल जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर देंगे और वही पैसे अवाम की फलाह बहबूद पे, उनकी वेलफेयर पे, उनकी एजुकेशन पे, हेल्थ पे लगेंगे। उसके जवाब में बहुत से लोग ये कहा करते थे कि भाई ऐसा हुआ नहीं कहीं, आप हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आप ये कर लें। तो ये क्यों नहीं हुआ? मुझे याद है डॉक्टर शीरी मजारी जैसे लोग जो हैं मुख्तलिफ सेमिनार्स में यही आर्गुमेंट दिया करते थे कि जी हमारे पास जब बम आ गया तो फिर हम जनाब कन्वेंशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है उसकी जरूरत नहीं रहेगी, उसको बहुत ही कम कर देंगे और अवाम के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो हम क्यों नहीं कर सके ऐसा? इशू ये है कि अगर ईरान के पास न्यूक्स होते, परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि स्लीप एपनिया मुख्य रूप से अधिक वजन और नाक की नली में दो। इशू ये है कि अगर ईरान के पास न्यूक्स होते तो फिर वो इसराइल कभी भी ये जुर्रत ना करता, इनके पास नहीं है। अब रहता है पाकिस्तान के पास है और वो उनकी आंखों में कटक रही है किसी भी तरीके से। IEA हो गया या न्यूक्लियर जितने भी एस्टेब्लिश इदारे हैं इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपना केस बहुत सही तरीके से लड़ रहा है, ठीक है, अपने असासे जो है न्यूक्लियर उसको महफूज करना। तो बलूचिस्तान ऑलरेडी हमारे लिए जो है एक शरग है, उल्टा उधर इसराइल आएगा, फिर जो है ये मसले बड़े खराब हो जाएंगे। फिर ये चीज जो है उस तरफ से निकल जाएगी कि मजबूरन जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब फिर ऑप्शन फिर हमें भी स्लीपर सेल की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला कि अगर इसराइल हमारा पड़ोसी रजीम चेंज करके बनता है तो फिर सारा बलोचिस्तान हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा ना, कि वहां पर इस तरह की प्रॉक्सीज ऑपरेट होंगी, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने बोला कि हमें अभी भी अपने स्लीपिंग सेल जो है वो एक्टिव करने पड़ेंगे। कि पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया इंडिया दुश्मनी से? हमने क्या खोया, क्या पाया? चले नहीं, आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। वो भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं? हमने कश्मीर का जो रटा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहाँ भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहाँ भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है, इंडिया के कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है? मुसलसल वो दहशत गर्दी में रहे हैं, मुसलसल वहाँ जो है एक बुरे हालात रहे हैं, लड़ाई रही है, इंडियन स्टेट के साथ क्लैश रहा है, हमारे यहाँ से इधर से बंदे भेजे जाते रहे हैं, ये खुली रियलिटीज हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने भारत की तरफ से जो है ट्रम्प साहब को यकीनन उनके कान भरे होंगे और कहा होगा कि ऐसा करो कि इनको लंच पे बुलाकर और कहो कि जी मैंने पीस प्रोसेस की तरफ लेकर गया हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान को, तो क्योंकि हमारे लोग थोड़े से उतावले ज्यादा हैं, बावले भी हैं लेकिन उतावले उससे भी ज्यादा हैं, तो उन्होंने फौरन ही कह देना कि जी इनको तो पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो, और वही हुआ। और जैसे ही वो काम हो गया, यानी कि पाकिस्तान ने कह दिया कि जी हम तो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करते हैं, उसके साथ ही साथ जो है वो मोदी जी ने कॉल मिलाई होगी और कहा होगा वैसा है कि ईरान के ऊपर अटैक कर दो, और इससे हमारी बात जो है वो हमारे ऊपर पड़ गई। अब हुआ ये कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक कर दिया, अब जाहिर है लोग हमें कहने लगे लो जी ये तो बड़ा पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे थे, वो प्रेसिडेंट ने तो अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, और इस तरह से कहिए कि हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया। लेकिन उससे हुआ ये
कि अब जब ट्रम्प साहब गए हैं दोबारा से, उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच में कहा कि जी अब यहाँ पर मैं जो है दोनों का झगड़ा खत्म कराता हूँ और ये पीस प्रोसेस की तरफ जाएंगे और सीज फायर जो है वो करवाया गया इजराइल और ईरान के बीच में। अब पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। क्या आपको लगता है कि अगर दोबारा कोई जंग का मौका आता है, जिस तरह से दोनों ही कंट्रीज डिफेंस को मजबूत कर रही हैं, तो तीसरी पार्टी की भारत सुनेगा? नहीं, भारत कभी भी नहीं सुनेगा किसी की भी। भारत की, ट्रम्प की तो कोई सुन ही नहीं रहा। ट्रम्प की तो कल की बात है, रात की बात है। ट्रम्प की तो उसके तो ईरान और इसराइल नहीं सुन रहे। ये तो फिर हमारे साथ उसने नोबेल प्राइज के लिए सुननी है हमारी बात। उसने तो हमें तो वो कह दिया वो यूज कर, हाँ वो यूज कर। ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए चुनना सही था? बिल्कुल नहीं सही था। वो तो हम फुप्पो है वो तो, उसको पंगे लेने का। हमारी टेक्नोलॉजी जो हम अमेरिका से भी लेते हैं, हम चाइना से भी लेते हैं, कि हमारी टेक्नोलॉजी भारत की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकती है? नहीं, डिफेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। करनी होती तो पहले मुंह की क्यों खाता। कहते हम नहीं चाहते हमारे यहाँ के अवाम के हालात बेहतर हो। जब कहते हैं ना कि इंसान के पेट में रोटी हो तो उसका दिमाग चलने लगता है, वो सोचने लगता है, उसको बातें समझ में आने लगती हैं। अगर आप किसी को भूखा रखेंगे, किसी को परेशान रखेंगे, उसको पूरा दिन यही रहेगा कि मैं पता नहीं घर का किराया दे पाऊं कि ना दे पाऊं, मेरे यूटिलिटी बिल्स जो है वो पे होंगे या नहीं होंगे, मेरे बच्चे की फीस जाएगी नहीं जाएगी। अगर उसी चीज में उलझा के रखेंगे अवाम को, तो अवाम दूसरी तरफ नहीं देखती। अवाम को फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ये देखे कि जो हमारे बिठा दिए गए हैं वो भी और जो बिठाने वाले हैं वो भी मिलकर किस तरह से रातों रात जो है वो अरबपति होते चले जा रहे हैं। ये लोग जो है मिलीनियर से बिलीनियर ऐसे बन जाते हैं कि दिमाग हैरान रह जाता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां किसी का बिजनेस नहीं चलता, सिर्फ इन्हीं का चल रहा है। तो इन लोगों को फिर लोग बात करने लगेंगे, लोग सवाल उठाने लगेंगे। यहाँ पर सवाल करना मना है और इसीलिए लोगों को परेशान रखा जाता है। अगर सारा दिन लोग यही सोचते रहेंगे कि मुझे तो अगर जॉब पे से निकाल